Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fit and fine. बेटा, ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है और जैसा कि आप ऊपर नाम भी देख रहे हैं, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने इसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने सारा कुछ ये देखा कि किस तरह से कौन कौन से देश थे जो यूरोप में एक जैसे नहीं थे। यूटोपिया वर्ड के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद भी कुछ वर्ब थे, प्लेब्लिसाइट था, इस तरह से कुछ वर्ड्स को हमने देखा था। अर्नेस्ट रेनन के बारे में था, व्हाट इज़ नेशन। और यहाँ से हम शुरू करेंगे हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इट्स द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस चैप्टर। और इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। यहाँ से शुरू करेंगे। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। जो नेशनलिज्म की भावना थी, जो पहली बार अभिव्यक्ति हुई थी, वो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के साथ हुई। यानी लोगों ने ये देखा कि फ्रांस अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद करा चुका है, उसने अपने नया राष्ट्र का निर्माण किया है, तो क्या केवल फ्रांस ही ये सब कर सकता है? उसको देखकर विभिन्न देशों में ये भावना जागी, यहाँ तक कि भारत तक में इसका असर हुआ था। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज ए फुल फ्लैज्ड टर्मोनियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। हमने याद है जब हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके पूरे भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य होता था और वो था लुई 16। The political and the constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer to sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. अब क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उसने प्रभु सत्ता से राजतंत्र को निकालकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में ला दिया उसको। यानी अब जो राजा का अधिकार था वो फ्रांस से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, लोगों के हाथ में सरकार आ चुकी थी। इस क्रांति की घोषणा की अब लोगों के द्वारा एक राज्य का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। यानी अब कैसे सरकार बनेगी, ये सब अब फ्रांस के जो आम जनता थी वो तय करेगी। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. The idea of la party, the fatherland, and the citizen emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. इसके अंदर क्या हुआ? जब फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी जो लोग थे उनमें एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई। यानी ला पार्टे और ला सिटियोन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसको किसी तरह के कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे। और फिर एक ही झंडा बनाया गया, नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा, जिसमें ट्राई कलर होते थे, उसको चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। पहले जो राजा के टाइम में जो फ्लैग होता था उसको हटा दिया गया, ए न्यू फ्लैग, उसको ट्राई कलर उसको चुना गया और पहले को हटा दिया गया। The Estate Generals was elected by the body of active citizen and renamed the National Assembly. New hymns were composed, oaths taken, and martyrs commemorated, all in the name of the nation. The centralized administrative system was put in place of its formulated uniform laws for all citizens within the territory. Internal customs, duties, and dues were abolished, and an uniform system of weights and measures was adopted. Regional dialects were discouraged, and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. अब क्या किया गया? चुनाव कराए जाने लगे लोगों और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। जो चुनाव में सक्रिय व्यक्ति थे, स्टेट वगैरह होते थे, उनको हटाया कर उनको नेशनल असेंबली किया गया। नई स्तुतियाँ रची गई,
शपथ ओथ सेरेमनी हुई, शहीदों जो मार्टर्स थे उनका गुणगान हुआ, और ये सब एक राष्ट्र के नाम पर हुआ। अब केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिससे अनेक भूभागों में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। चाहे वो फ्रांस में कहीं भी रहता था, उनको उन्हीं कानूनों को फॉलो करना होता था। आंतरिक आयात निर्यात यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उस पर जो टैक्स लगता था उसको ख़त्म कर दिया गया। और उस समय जब फ्रांस आज़ाद नहीं था तो नापने और तोलने की जो व्यवस्थाएं थी वो अलग अलग होती थी, किसी स्टेट में अलग है, किसी स्टेट में अलग है, लेकिन अब उनको एक समान लागू किया गया। क्षेत्रीय बोलियों को जो होती थी, बहुत ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस होती थी, उनको थोड़ा डिस्करेज किया गया। और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और पेरिस में जो फ्रेंच लैंग्वेज होती थी जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई, उसी को एक लैंग्वेज के रूप में चुना गया। द रेवोल्यूशनरीज further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other peoples to Europe to become nations. अब क्या था, इसका मतलब क्या था? क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा कर दी थी कि फ्रांस राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वो यूरोप के सभी लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएंगे और मुक्त कराकर, दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में भी मदद करेगा, यानी जो अन्य और थे उनको भी नेशन बनाने में मदद करेगा। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and the other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. और जब इस तरह की न्यूज़ अलग अलग देशों में भी फैली कि फ्रांस ने इससे कदम उठाए हैं, तो अनेक देशों में लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू किए, यानी लोगों ने अपने अपने क्लब बनाने शुरू किए जिससे कि वो अपने देश को भी आज़ाद करा सके। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy into the 1790s. With the outbreak of Revolutionary War, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. अब धीरे धीरे करके अनेक देशों में इटली के भी बड़े देशों में ये सेनाएं घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं अपने नेशनलिज्म की भावना को लेकर दूसरे देशों में भी जाने लगी, जिससे दूसरे देशों पर भी इसका असर हुआ। अब इसमें आगे क्या है, नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे हम। नेपोलियन के बारे में भी हम 9th में पढ़ चुके हैं। विद इन द वाइड स्वेथ of territory they came under the control of Napoleon, set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. फ्रांस में नेपोलियनिक कोड के बारे में हम सभी जानते हैं। थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट्स डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। लेकिन पहले तो फ्रांस था जो उस पर नेपोलियन ने जैसे कोड वगैरह सब स्थापित किए थे, वो लोगों ने उसको सहज भाव से स्वीकार किया। लेकिन धीरे धीरे करके नेपोलियन ने जो डेमोक्रेसी थी उसको ख़त्म कर दिया। वो एक तरह से अपना ही शासन चाहता था। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इंट्रोड्यूस्ड incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. The civil code, नेपोलियन के द्वारा 1804 में सिविल कोड लगाया गया, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड। ये बहुत अच्छे काम नेपोलियन ने किया था। Did away with the privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. The civil code was exported to the region under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial duties in the towns to guild restrictions were removed, transport and communication system were improved, peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed the newfound freedom. Businessmen and small-scale produce of goods in particular began to the raise of uniform laws, standardized weight and measures, and a new common national currency would facilitate to movement the exchange of goods and capital from the region to the another. अब नेपोलियन ने इतने सुधार किए, जो दास व्यापार होता था उसको बंद किया गया, एक मुद्रा को देश में चलाया गया. However, it is a area conquered. The reactions of the local
population to French rule were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Metz, Milan, and Versailles, the French armies were welcomed as harbingers of liberty, but in the initial enthusiasm soon turned to हॉस्टिलिटी। अब नेपोलियन के इतने सुधारों के बाद जैसे जैसे दूसरे देशों के जैसे जैसे फ्रांस की जो लोग थे वो दूसरे देशों में जा रहे थे तो उनका बड़ा अच्छे तरह से स्वागत हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके नेपोलियन की ये भावनाएं भी लोगों के दिलों में फीकी पड़ने लगी। बट द इनिशियल एंथुइज्म सून टर्न to hostility, and it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conceptions into the French armies required to conquer to the rest of Europe all seemed to outweigh and advantages of the administrative changes। और लोगों के मन में जो ये था कि नेपोलियन अच्छे सुधार करेगा, उसने सुधार तो किए, लेकिन उसके मन में एक ही भावना ये भी थी कि पूरे के पूरे यूरोप पर उसका कब्जा हो। इस तरह से बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट होता है, फर्स्ट यूनिट। कल हम हमारी सेकंड यूनिट करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू।